Hello everyone. Today we'll continue chapter number 7 of history, crafts and industries. इसमें हमने पहले पढ़ा था कि किस तरह से ब्रिटिशर्स ने जो हमारा ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर था उसको धीरे धीरे ख़त्म करना शुरू कर दिया। उन्होंने इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स जो हैंड वीवर्स थे उनको भी ख़त्म कर दिया। ख़त्म करने का मतलब उनका धीरे धीरे जो ट्रेडिशनल बिजनेस था, ऑक्यूपेशन था, उस ऑक्यूपेशन को उन्होंने ख़त्म करना शुरू कर दिया। उसका कैसे करना शुरू कर दिया? वो रॉ मटेरियल को यहाँ से बाहर यानी इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाने की वजह से वहाँ भेजने लगे और वहाँ से रेडी गुड्स को यहाँ लाकर बेचने लगे। उन्होंने टैक्सेस को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया कि वो हमारे यहाँ जो लोकल मैन्युफैक्चरर थे वो पे नहीं कर पाते थे और वहाँ से जो रेडी गुड्स आती थी वो क्या होती थी, चीप होती थी। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट पे उन्होंने टैक्स ज़्यादा लगा दिए, जबकि इंपोर्ट में उन्होंने उसे बहुत ही नॉमिनल रखे। तो ये बहुत सारे रीज़न थे जिससे टेक्सटाइल रुइन हो गई। अब आज हम पढ़ेंगे कि किस तरह से आयरन इंडस्ट्री का उन्होंने खात्मा किया। तो इसके लिए हम पहले पढ़ते हैं कि सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, रूइन ऑफ आयरन एंड स्टील में जो सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान, आपने टीपू सुल्तान का नाम मैसूर में बहुत अच्छे से सुना होगा, हिस्ट्री में 6 में या जो प्रीवियस क्लासेस हैं उनमें आपने सुना होगा कि जो टीपू सुल्तान थे वो क्या थे, एक रूलर थे, मुस्लिम रूलर्स थे, रूलर्स में से एक थे। और उनकी जो सोर्ड थी जो वॉर में यूज़ होती थी वो बहुत ही हार्ड एजेस थी उसकी और शार्प थी, यानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और उसका रीज़न जानने के लिए ब्रिटिशर्स बहुत कोशिश कर रहे थे। तो अब ये इसका खात्मा कैसे किया, उसको रूइन कैसे किया, हम देखेंगे कि जो आयरन स्मिथ थे, जो विलेज में आयरन ऑक्यूपेशन करने वाले लोकल चीफिन्स थे, वो क्या करने लगे थे, वो रॉ मटेरियल से इस स्टील को बनाते थे। तो पहले हम ये देखते हैं कि वुड्स है क्या। द सोर्ड ऑफ टीपू सुल्तान जो कि वुड्स से बनी हुई थी, ये वुड्स का मतलब होता है स्टील, जो कि किससे लिया हुआ है, कन्नड़, जिसमें कन्नड़ लैंग्वेज में इसे बोलते हैं उक्कू, तेलुगु में इसे हुक्कू बोलते हैं, तमिल एंड मलयालम में इसे उरक्कू बोलते हैं। लेकिन इन सब का मतलब क्या होता है, ऑल मीन्स स्टील, यानी इन सब का मतलब होता है स्टील, यानी स्टील से ही वो बनी होती थी। लेकिन उस समय हमारे पास कोई इंडस्ट्रीज़ उसको बनाने के लिए नहीं थी। उसमें वो क्या करते थे, अपनी खुद की मेहनत और प्रोसेसिंग के बाद उस स्टील को बनाया जाता था, जो कि बेस्ट क्वालिटी स्टील होता था और उसकी प्रोसेसिंग बाहर किसी को भी यानी आउट ऑफ इंडिया कोई नहीं जानता था। मेनली कहाँ बनाई जाती थी, मेनली ये साउथ इंडिया में ही ज़्यादा बनाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे वेस्ट इंडिया एंड सेंट्रल इंडिया में भी इसको बनाया जाने लगा। इसकी जो प्रोसेसिंग होती थी वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड भी होती थी एंड लॉन्ग भी होती थी, यानी बहुत लंबे प्रोसेस के बाद इस स्टील को बनाया जाता था। फ्रांसिस बचरन जो कि 1800 में इंडिया आए और उन्होंने मैसूर का टूर किया। जब उन्होंने देखा कि ये किस तरह का स्टील है, उसकी प्रोसेसिंग के बारे में पता लगाया और उन्होंने होल यूरोप यानी इंग्लैंड और उसके साथ साथ दूसरे देशों को भी इसके बारे में बताया। तो लोगों को उसमें जानने, यानी कि जो वहाँ के आयरन स्मेल्टर्स थे या जो इंडस्ट्रीज़ थी वो इसको जानने के लिए उत्सुक होने लगी। तो इसमें जो माइकल फैराडे थे साइंटिस्ट, जिन्होंने कि माइकल फैराडे जो कि साइंटिस्ट थे और उन्होंने डिस्कवर किए थे इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। उन्होंने इसका प्रोसेस जानने के लिए उसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर दिया कि ये बनता कैसे है, और उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किए। यानी कि इससे मतलब क्या निकलता है कि ये स्टील इतना अच्छा यानी बेस्ट क्वालिटी होता था कि लास्ट तक भी ये ख़त्म नहीं होता था और दुश्मनों से लड़ते समय वो एक ही बार में
जो भी चीज़, यानी जैसे आर्म होती थी, सिर को धड़ से अलग करना, एक ही बार में वो अलग कर दिया। तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस भी था। सोर्ड ऑफ, जो टीपू सुल्तान की सोर्ड है ना, वो अभी तक भी रखी हुई है म्यूज़ियम में। तो इसके लिए बहुत रिसर्च हुए, थीसिस हुई, उनको पता लगाया गया, लेकिन वो इस तरह का स्टील नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के जो वर्कर्स थे वो बहुत मेहनत से बनाया करते थे। अब धीरे धीरे जो नवाब थे, मुगल्स थे या जो दूसरे रूलर्स थे, वो भी धीरे धीरे कम होने लगे। कम क्यों होने लगे? जो ब्रिटिशर्स आए उन्होंने अपनी ऐसी पॉलिसीज़ इनेक्ट की कि उनकी जो टेरिटरी थी या उनकी जो स्टेट्स थी वो उन्होंने अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट कर दिया। तो जो अदर किंग्स एंड नवाब्स थे वो धीरे धीरे कम होने लगे और उनकी डिमांड भी कम होने लगी। और ये जो आयरन स्मिथ जो लोकल होते थे उनकी डिमांड पे बनाया करते थे, अब वो धीरे धीरे कम होने लगी क्योंकि वो मार्केट में सेल ही नहीं होती थी। तो हम उसके कुछ रीज़न्स पढ़ेंगे कि क्यों ऐसा हुआ कि ये जो वर्क था, यानी कि जो आयरन इंडस्ट्री थी लोकल लेवल पे, वो क्यों ख़त्म होने लगी। तो इसमें सबसे पहले हम इसका रीज़न पढ़ते हैं। इसका रीज़न पढ़ते हैं न्यू फॉरेस्ट लॉज। जो ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने न्यू फॉरेस्ट एक्ट लॉ किया था। न्यू फॉरेस्ट एक्ट का मतलब उन्होंने जो फॉरेस्ट थे, इंडियन फॉरेस्ट थे, जहाँ से वो आयरन स्मिथ क्या करते थे, वुड्स लेके आते थे। वुड्स का मतलब लकड़ियाँ, उसको जलाने के लिए, उसको बनाने के लिए जो लकड़ियाँ लाया करते थे या चारकोल लाया करते थे। चारकोल का मतलब वो ड्राई वुड्स को लाके चारकोल बनाते थे और इस तरह से कोयला बनाने के बाद उसको यूज़ करते थे। तो उसको उन्होंने बैन कर दिया। उनकी एंट्री के लिए भी हाई टैक्सेस लिए जाने लगे। इतने टैक्स लिए जाते थे कि वो उनको फिर धीरे धीरे महंगा होने लगा। और महंगा होने के साथ ही फिर जब वो उन चीज़ों को अगर कैसे भी करके ले भी आते थे, एंट्री के ऊपर भी वो टैक्स लगाते थे, अंदर से अगर चारकोल लेके आते थे बना के तो भी टैक्स लगाते थे। उनका पर डे का परमिट होता था, अगर उससे एक्सीड हो जाता था तो भी टैक्स लगाते थे। तो बहुत सारे ऐसे रीज़न होते थे जिसकी वजह से उनको उसकी कॉस्ट उन परमिट की टैक्सेस से बहुत ही ज़्यादा महंगी हो जाया करती थी। तो धीरे धीरे उन्होंने उसको बनाना बंद कर दिया। अगर वो रॉ मटेरियल लाते थे तो उसके लिए भी उनको प्रॉब्लम्स होती थी, उसके लिए भी उन्हें हाई ड्यूटी और टैक्स पे करना होता था। तो धीरे धीरे ये फर्नेसेस बंद होने लगे। मैं आपको फर्नेसेस का मतलब बताती हूँ। फर्नेसेस यानी क्या होता है, जैसे हम हिंदी में बोल सकते हैं भट्टियाँ, आग की भट्टियाँ। वो क्या होते हैं, क्ले और सन ड्राइड ब्रिक्स से बनी होती थी। जो क्ले होता था उससे, और सन ड्राइड ब्रिक्स यानी जो सोलर जो लाइट होती है, उसमें बनी हुई ब्रिक्स यानी ईंटों से उसको बना के क्ले लगा देते थे और उसी में रेगुलरली स्मेल्टिंग का वर्क कौन करते थे, मैन करते थे। और जो बेलोज होते थे, क्या होते हैं, इस तरह से एक पंप होता है। अगर आपने कहीं नियर बाय रोड साइड में देखा होगा आयरन स्मिथ को, तो वो चलाते रहते हैं, ऐसे गोल गोल घुमाते रहते हैं, उसमें से हवा निकलती रहती है और उस हवा से वो भट्टियाँ जलती रहती हैं। तो वो काम वुमेन किया करती थी और वो रेगुलरली बहुत जल्दी तेज़ी से पूरे दिन मेहनत करते थे और उसको यूज़ किया करते थे। लेकिन फॉरेस्ट एक्ट इनेक्ट होने के बाद, एंट्री प्रोहिबिट हो जाने के बाद, वो काम भी धीरे धीरे उनका बंद हो गया। यानी कि वो जो बेलोज, जो कि एक डिवाइस इक्विपमेंट होती थी, पंप करती थी एयर को रेगुलरली, किसके लिए, चारकोल बर्निंग के लिए, यानी उन कोयलों को जलाने के लिए। तो वो जब कोयले ही नहीं रहे तो अपने आप बेलोज का काम भी धीरे धीरे कम होता गया और धीरे धीरे ख़त्म हो गया। और उसका एक कारण क्या था, जो मैंने आपको बताया, फॉरेस्ट एक्ट लगा, वेरी हाई टैक्सेस ब्रिटिशर्स इम्पोज करने लगे और जो आयरन था वो कहाँ से मंगाया जाने लगा, एंड आयरन एंड स्टील इंपोर्ट किया जाने लगा। यानी ब्रिटिशर्स क्या करने लगे, बाहर से कम रेट पे मंगा लेते थे और हाई रेट्स पे यहाँ पे इंडियंस को वो सेल करते थे। लेकिन वो किससे सस्ता पड़ता था, ये उनसे चीप होता था
उस आयरन ओर से जो कि वो फॉरेस्ट से लेके आते थे। यानी कि आप सपोज़ कीजिए कि उस पर ब्रिटिशर्स ने इतनी हैवी ड्यूटी और टैक्सेस लगा दिए थे कि जो बाहर से आया हुआ आयरन ओर और स्टील होता था वो उसके मुकाबले सस्ता होता था। तो इसी वजह से यहाँ के जो लोकल आयरन स्मिथ्स थे उन्होंने अपना काम बंद कर दिया और वो भी बाहर से आया हुआ इम्पोर्ट किया हुआ आयरन एंड स्टील यूज़ करने लगे। तो ये भी बहुत बड़ी वजह थी जिसकी वजह से उन्होंने अपना काम छोड़ दिया। तो ये कह सकते हैं कि जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया में एंट्री की, उन्होंने धीरे धीरे पूरे देश में यानी होल कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लिया और अपने पांव पसारने शुरू कर दिए। उन्होंने स्टेट्स के साथ साथ हमारी जो सोशल इकोनॉमी थी उसको भी ख़त्म कर दिया। थैंक यू।